हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। हम लोग ग्रेविटेशन में नया लेक्चर लेके आ गए हैं, ग्रेविटेशन 04। आज हम लोग वेरिएशन इन जी का बाकी का पार्ट करेंगे। हमने वेरिएशन इन जी पे ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 03, 01 और 02 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरिएशन इन जी पे, और इसमें भी एक अपना थर्ड वाला वेरिएशन बचा है, विच इज़ वेरिएशन ड्यू टू क्या, लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड के वजह से वेरिएशन बचा है। थोड़ा मैं तुमको बता देता हूँ लैटिट्यूड होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस ऑफ अर्थ है या ये अर्थ है, तो लैटिट्यूड क्या होता है मालूम है? लैटिट्यूड हमेशा एंगल विद द इक्वेटर होता है। ये अपना इक्वेटर है, तो अगर तुम इस पॉइंट पे हो अर्थ पे, तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। तुमको मालूम है किसी भी पोजीशन या किसी भी लोकेशन, किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में डिस्क्राइब करते हैं। ये उसमें से लैटिट्यूड है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन है वो हम लोग लैटिट्यूड के फॉर्म में ऐसे दे सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन तुमको नहीं है, सिर्फ लैटिट्यूडनल वेरिएशन हमको पढ़ना है। तो लैटिट्यूड की वजह से कैसे वेरिएशन होता है ये हमको समझ में आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, लैटिट्यूड समझ में आ गया ना? लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड at a point is the angle made by the distance, angle made with the equator। बस यही याद रखो, इक्वेटर से जो एंगल बनता है वही तुम्हारा क्या होता है? लैटिट्यूड। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तुम आ जाओ तो लैटिट्यूड का वैल्यू यहाँ चला जाएगा, ये तुम्हारा लैटिट्यूड हो जाएगा। ठीक है, बट इसके लिए लॉन्जिट्यूड अलग आएगा। जैसे ये दो लैटिट्यूड सेम भी हो सकते हैं, तो इसके लिए लॉन्जिट्यूड अलग आएगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड का मतलब समझ में आ गया, इक्वेटर से एंगल होता है। अब हम लोग ये एंगल के टर्म्स में या ये एंगल के वजह से कैसे वैल्यू चेंज होती है जी की, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। डेरिवेशन पार्ट खाली 2-3 लाइन का है, बस जो मेन है वो एक्सप्लेनेशन में है। यहाँ जो डायग्राम में मैं बताऊँगा उसको ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं, तो ध्यान दो थोड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो सरफेस ऑफ अर्थ है, और ये एक्सिस और ये इक्वेटर। ठीक है, चलो हम सपोज कर लेते हैं किसी ये पॉइंट पे हैं, कोई एक पर्सन है यहाँ ये पॉइंट पे। इस पॉइंट P पे हमको बात करना है कि कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा, या इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है क्या, यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो हम लोग डायरेक्शंस दे देते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। बट ध्यान रखना, नॉर्थ ऊपर बोला तो ऊपर नॉर्थ नहीं होता है। नॉर्थ का नोटेशन, अर्थ 3 डायमेंशनल है ना, 3 डायमेंशनल है अर्थ। ठीक है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। फाइन, चलो हम लोग ये डायरेक्शन छोड़ देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं। अच्छा ये क्या होगा बताओ पहले? ये रेडियस होगा ना, सेंटर से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ना। सेंटर से तुम सरफेस पे कहीं भी जाओगे तो रेडियस के इक्वल ही तो जाओगे, यानी ये तुम्हारा आर है, आर यानी रेडियस, और ये तुम्हारा थीटा है। समझ में आया बात? ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है। अब देखो, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मालूम है टूवर्ड्स सेंटर लगता होगा। अरे ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है ना, सेंटर की तरफ। ये बात ध्यान रखो, ग्रेविटी एक सेंट्रल फोर्स है। हमने ग्रेविटेशन एक सेंट्रल फोर्स है, ये चीज़ प्रूफ किया है या ये चीज़ समझा है। तो सेंट्रल फोर्स है, इसका मतलब फोर्सेस टुवर्ड्स सेंटर जाएंगे ना सारे पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, यहाँ कहीं भी। इस पॉइंट पे पकड़ोगे तो भी फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, इस पॉइंट पे तो भी टुवर्ड्स सेंटर। अरे तुम चाहे जहाँ खड़े रहो, अर्थ तो तुमको अपने सेंटर की तरफ ही खींचेगा ना, तो सेंटर की तरफ ये वाला लाइन जाएगा, यानी ये जी का डायरेक्शन हो गया। अब सिर्फ यही एक फोर्स है ऐसा नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी ही एक फोर्स है ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो अर्थ है ना, ये रुका हुआ नहीं है, ये अर्थ रोटेटिंग है। तभी तो दिन रात हो रहा है ना, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, फिर से दिन हो रहा है, फिर से रात हो रहा है। क्यों? अर्थ रोटेटिंग है। तो अर्थ जब रोटेट करता है ना, तो रोटेशन की वजह से ये जो पॉइंट है ये रुका हुआ नहीं है, तो इस पर सिर्फ जी का एक्सेलरेशन नहीं है, इस पर और एक एक्सेलरेशन है। समझते हैं कौन सा एक्सेलरेशन है? जैसे अगर मैं पूरे अर्थ को इमेजिन करूं तो पूरा अर्थ रोटेट कर रहा है, तो उस पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअल में तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। समझ में आई बात? क्या बोला? नहीं समझा? नहीं समझा? देखो, ये पेन अगर रोटेट कर रहा है तो
तो ये पेन के कैप पे मैं कोई एक पॉइंट उठाऊं, जैसे ये पेन सपोज ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसके एक पॉइंट पे इसका ये जो पॉइंट होगा ये तो सर्कल में जा रहा है ना। रोटेशनल मोशन में हर बॉडी रोटेशन मोशन में बॉडी के ऊपर का हर पॉइंट सर्कुलर मोशन करता है, ये चीज़ याद रख लो। तो ये रोटेट कर रहा है तो हम लोग एक्चुअल में सर्कल में घूम रहे हैं, हम लोग अर्थ के सरफेस से बंधे हुए हैं बट सर्कल में घूम रहे हैं, समझ में आई ये बात। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट जो तुमने कंसिडर किया है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की तरफ का एक्सेलरेशन नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक सर्कुलर मोशन के वजह से भी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, जिस पे हमको बात करना है। देखो जैसे ये इस पॉइंट पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये उसका रेडियस हो जाएगा ना सर्कल का, बोलो हाँ या ना। ये सर्कल का रेडियस हुआ ना। अब ये जो रेडियस है ये वेरिएबल है, ध्यान दो। कोई यहाँ पे है तो उसके लिए रेडियस ये हुआ, कोई यहाँ पे आएगा तो उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा ना, पूरा अर्थ रोटेट कर रहा है, इमेजिन करो। कोई यहाँ आया तो उसका रेडियस ये, यहाँ आया तो उसका रेडियस ये, नीचे जाएगा तो रेडियस और छोटा एंड सो ऑन। हाँ, जो पोल पे है वो रोटेट ही नहीं कर रहा है, जो पोल पे है वो तो पोल पे ही है ना, अर्थ रोटेट किए जा रही है तो वो ऐसे ही रोटेशन कर रहा है, तो उसके लिए कोई सर्कल ही नहीं है। समझ में आया बात। तो ये जो सर्कल्स हैं इनका साइज ये जो सर्कल है उनके रेडियस का साइज बढ़ते जाता है इक्वेटर तक, फिर कम होने लगता है पोल्स की तरफ। तो ये आर का वैल्यू वेरिएबल है। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, हमको मालूम है कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है लाइक दिस, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड्स सेंटर, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये हमने सर्कुलर मोशन में डिटेल में पढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो एक जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है उसके ऑपोजिट में एक एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल। समझ में आई बात। ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हम सब पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब हम सब बाहर की तरफ जाना चाहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन याद है मैंने बताया था, झूले में बैठो, मेरीगो राउंड में बैठो, तो मेरीगो राउंड जब घूमता है तो तुम्हारा बॉडी बाहर जाना चाहता है। या मेरीगो राउंड नहीं इमेजिन हो रहा है, किसी कार में बैठते हो जब, या सपोज बस में खड़े हो और बस सडन टर्न लेता है, बस अगर लेफ्ट में टर्न ले रहा है तो तुम्हारा बॉडी राइट में गिरता है, ये तो सेंट्रीफ्यूगल है ना, सूडो फोर्स याद है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हमको दूर ले जाना चाहता है अर्थ के सरफेस से, फिर भी हम अर्थ के सरफेस पे पकड़े हुए हैं, किसके वजह से, ये जी की वजह से। तो रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा ये जी ज़्यादा होगा, समझा। तो अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ भी एंगल जो आएगा वो थीटा आ जाएगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का कॉस कंपोनेंट। समझ में आई बात। अब देखो एक एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम सेंटर है, एक एक्सेलरेशन टूवर्ड्स सेंटर है, जी टूवर्ड्स सेंटर है और सेंट्रीफ्यूगल का कॉस कंपोनेंट अवे फ्रॉम सेंटर है। समझ में आया। साइन कंपोनेंट के बारे में मत सोचो, साइन कंपोनेंट परेशान होने का जरूरत नहीं, इसका ही कंपोनेंट उसको बैलेंस कर लेता है, सो वी आर नॉट गोइंग देयर, छोड़ो वो बात। हम लोग बात कर रहे हैं इस लाइन में जितने एक्सेलरेशंस है, एक जी टूवर्ड्स सेंटर है और एक ए सी एफ कॉस थीटा अवे फ्रॉम द सेंटर है। मतलब एक एक्सेलरेशन हमको सेंटर की तरफ खींच रहा है, दूसरा हमको सेंटर से दूर भेज रहा है। कौन सा दूसरा, ये सेंट्रीफ्यूगल वाला। तो सेंट्रीफ्यूगल और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो रिजल्टेंट नेट, वही तो नेट जी होगा ना उस पॉइंट पे। ये सुन लो, अरे कोई इस पेन को यहाँ से एक फोर्स से खींचे और यहाँ से एक फोर्स से खींचे, तो जो फोर्स ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में ये पेन जाएगा, राइट। टग ऑफ वॉर मालूम है, रस्सी खींचते हैं, वो रस्सी जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लगता है उसी तरफ जाती है रस्सी। इसका ये मतलब नहीं कि उस साइड फोर्स नहीं है, हाँ उधर से भी फोर्स लग रहा है बट इस साइड वाला ज़्यादा है। तो वैसे ही हम सब अर्थ की तरफ पकड़े हुए हैं और हम सब अर्थ की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ से जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो ज़्यादा है, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये वाला एक्सेलरेशन है नहीं, ये है एक्सेलरेशन, ठीक है। सो नेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट, इसको हम लोग पॉइंट पी ले लेते हैं। सो देयरफॉर नेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी। ये सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया ना, ध्यान से सुन लो क्या हुआ है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, वो तो लिखने में 2 लाइन में हो जाएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग किसी एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो उस पॉइंट पे एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर लगता है, ये हमको मालूम है। दूसरा चीज़, ये जो सेंट्रीपिटल ये जो सर्कल, ये जो अर्थ सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी लगता है इस पॉइंट पे। ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा नहीं कि रुका हुआ है, अर्थ रोटेट कर रहा तो ये पॉइंट सर्कल में जा रहा है ना, तो अगर ये पॉइंट सर्कल में जा रहा है इस जगह पे अपने आप को इमेजिन कर लो, हम सपोज खड़े हैं,
तो हमको अर्थ सेंटर की तरफ खींच रहा है। दूसरा चीज़, हम रोटेशन, हम सर्कुलर मोशन में है तो हमारे ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर लिया, तो ये कंपोनेंट जी के ऑपोजिट जा रहा है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमको मालूम है इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बस यही बता रहा हूँ मैं तुमको। अब देखो ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का वैल्यू वगैरह भी निकालना है। कैसे निकालोगे वैल्यू? हमको ओमेगा पता है ना, और इस पॉइंट पे अगर मास का तो ज़रूरत भी नहीं होता एक्सेलरेशन के लिए, तो हमको मालूम है एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर। बताओ ये चीज़ पता है कि नहीं? पता तो होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर होता है, राइट। ये चीज़ हमने ग्रेविटेशन का ये पिछला लेक्चर जो हम लोग ने पिछला लेक्चर जो हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर रहे थे उसमें मैंने बताया था। और ये सब सर्कुलर मोशन का पार्ट है यार, सर्कुलर मोशन में तो अच्छे से बताया है। तो ए सेंट्रीफ्यूगल है आर ओमेगा स्क्वायर, तो नेट एक्सेलरेशन जी डैश ये क्या हो जाएगा? जी डैश हो जाएगा जी माइनस ए सेंट्रीफ्यूगल का कॉस कॉम्पोनेंट। समझ में आ गई बात? बोलो बात समझ में आई या नहीं? नेट एक्सेलरेशन हमने निकाला ना, तो नेट एक्सेलरेशन क्या आया? जी माइनस ए सेंट्रीफ्यूगल का कॉस कॉम्पोनेंट। देखो क्या आएगा? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस, देखो आर एक वेरिएबल पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ओमेगा तो कांस्टेंट है, कहीं पे भी चले जाओ, पूरा अर्थ एक ही स्पीड से रोटेट कर रहा है ना ऊपर से नीचे तक, तो कहीं पे भी जाओ ओमेगा सेम रहेगा, बट ये आर चेंज होता रहेगा। आर देखो यहाँ कुछ है, यहाँ आओगे इस पॉइंट पे आओगे तो आर की वैल्यू जैसे इस पॉइंट पे ले लेता हूँ मैं, तो इधर आर की वैल्यू ये हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगा ना, इधर आर का रेडियस ये हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है? तो आर हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगा ना, तो हम लोग ये पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं तो आर का वैल्यू अलग है, तो ये आर हमको किसी टर्म में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो हमको पता हो। कैसे? देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, बोलो दिख रहा है? बोल दो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? दिख रहा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, यस और नो? ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये एंगल थीटा है तो हमको मालूम है ये हाइपोटेन्यूस है, ये एडजेसेंट है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, हाँ या ना? बोलो। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम। देखो कॉस थीटा को मत, ये वाले कॉस थीटा को मत सब्स्टिट्यूट कर दो। क्यों? क्योंकि हमको वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड चाहिए ना, थीटा के टर्म्स में चाहिए कि कितना थीटा डाला तो कितना वेरिएशन आया, मतलब कितने एंगल पे है तो कितना वेरिएशन आया, समझा? तो हम लोग थीटा के टर्म्स में वेरिएशन निकालना चाहते हैं, इसलिए कॉस थीटा को नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम द डायग्राम कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, देयरफॉर स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? बस यही उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस स्मॉल आर की जगह आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा ओमेगा और एक कॉस थीटा है यहाँ पे, तो बस फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया है। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा, सॉरी जी माइनस ओमेगा आर स्क्वायर, नहीं आर ओमेगा तो ऐसे ही है ना, आर ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया जी डैश का वैल्यू। ठीक है, तो आर ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें आर कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, बस थीटा चेंज होता रहेगा। तो ये जी डैश का वैल्यू है किसी भी एंगल थीटा पे एट लैटिट्यूड थीटा। किसी लैटिट्यूड थीटा पे जी का जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड होगा। अब यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें थीटा का अलग अलग वैल्यू डाल के हम चेक कर सकते हैं। एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 कहाँ होगा? सोचो, थीटा 0 यहाँ हो जाएगा, मतलब जब तुम इक्वेटर पे हो। सो हम लोग जब इक्वेटर पे होंगे एट इक्वेटर्स, तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या आ जाएगा? जी डैश विल बी जी माइनस कॉस 0 कितना होता है? 1, यानी जी माइनस आर ओमेगा। तो जी में से मैक्सिमम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो यानी ये जी का मिनिमम वैल्यू है। मतलब इक्वेटर पे एक्सेलरेशन सबसे कम होता है ड्यू टू ग्रेविटी, वेयर एज एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। थीटा 90 कब होगा? जब तुम कहाँ पहुँच जाओ? यहाँ, ये क्या है? पोल्स हैं, तो पोल्स पे
एट पोल्स, पोल्स पे जी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, आर ओमेगा कॉस 90 0, यानी जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी के इक्वल। तो ये जी की मैक्सिमम वैल्यू है। देखो ना, जी में से कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है ना, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम हो गया, और यहाँ कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल्स पे होता है, और सबसे कम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। अब ये रोटेशन का इफेक्ट है, ध्यान रखना। ये देखो, रोटेशन के वजह से ही सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आया है ना। तो अगर अर्थ का रोटेशन अचानक से बंद हो जाए तो ये रोटेशन का या लैटिट्यूड का इफेक्ट ही नहीं रहेगा। तुम कहीं पे भी रहोगे तो तुम्हारे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा नहीं, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन थीटा पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो तुम्हारा हर जगह पे वैल्यू स्मॉल जी सेंटर की तरफ ही जाता हुआ होगा, सिर्फ अगर रोटेशन ऑफ अर्थ अचानक से बंद हो जाए तो मैं बोल रहा हूँ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ये एक्चुअल इफेक्ट आया है। रोटेशन है इसलिए थीटा पे डिपेंडेंट है, रोटेशन नहीं होता तो थीटा पे डिपेंडेंट नहीं होता। और एक रीज़न होता है, अर्थ का जो शेप है ना वो थोड़ा अलग है। जैसे ये जो शेप मैंने बनाया है ना, ये ओवरऑल डिपिक्शन होता है एक्चुअल अर्थ के शेप का, क्योंकि अर्थ पोल्स से थोड़ा दबा हुआ है और इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज्ड आउट है। ये मालूम है, अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ये पता है ना? नहीं पता है तो याद सुन लो बात। अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो स्फेरॉइड ऑब्लेट है अर्थ। स्फेरॉइड ऑब्लेट मतलब ये अर्थ स्फीयर जो होता है वो चारों तरफ से सिमेट्रिक होता है ना, ऐसा नहीं है। ये पोल्स पे थोड़ा सा दबा हुआ है और इक्वेटर्स पे थोड़ा बल्ज्ड आउट है। यानी इक्वेटर के पॉइंट के लिए जो रेडियस है वो ज़्यादा है, इक्वेटर के पॉइंट के लिए जो रेडियस है वो ज़्यादा है। इट इज़ अराउंड 6372 किलोमीटर्स, यानी 6372 किलोमीटर। और पोल्स के लिए रेडियस थोड़ी कम है, इट इज़ 6354, 6354 किलोमीटर। तो ये जो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है ना, उसके वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर्स पे थोड़ा कम और पोल्स पे थोड़ा ज़्यादा होता है। अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको मालूम है ना, ये जी इन्वर्सली डिपेंडेंट ऑन रेडियस का स्क्वायर है ना। तो जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा, और जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। तो ये जो वेरिएशन बताया ना मैंने, चौथा वाला वेरिएशन, वो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ है। तो उसको तुमको ऐसे मैथमेटिकली प्रूव वगैरह नहीं करना है। ये मैथमेटिकली सिर्फ यहाँ तक तुमको 3 वेरिएशंस प्रूव करने होते हैं, बाकी मैथमेटिकली फोर्थ वाला नहीं करना। फोर्थ वाला बस तुमको पता होना चाहिए कि शेप के वजह से भी चेंजेस आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। ठीक है, फाइन। तो क्लियरली समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा सरफेस पे भी कहाँ पे होता है, पोल्स पे होता है, और सबसे कम सरफेस पे कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। तो ये बात याद रखना, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम, और पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा मैं तुमको क्वेश्चन दे के जाता हूँ। इट्स अ फनी क्वेश्चन, यू ऑल ट्राई ऑन योर ओन। ये लिख लिया था ना, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलो एक थोड़ा फनी क्वेश्चन है, मैं तुमको दे के जाता हूँ। देखो क्या है, तुम लोग सॉल्व करना, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर आ गया तो कमेंट्स में आंसर बताना। ठीक है, देखो क्वेश्चन इज अ बेयर, बेयर यानी भालू, अ बेयर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट of 10 मीटर इन √2 seconds। ठीक है, ये गिवन डेटा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ द बेयर। ठीक है, ये मजाक नहीं है, क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करोगे, काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा के सॉल्व करने का ट्राई करना। तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालना, उसके हिसाब से जज करना कि कौन सा बेयर है, और एक बार पता चला कौन सा बेयर है तो कलर भी पता चल जाएगा। ठीक है, इतना एनफ हिंट है। एनफ क्या, पूरा क्वेश्चन का आंसर ही बता दिया मैंने। चलो तो ये क्वेश्चन ट्राई करना और सॉल्व करके मुझे बताना, कॉमेंट्स में बताना क्या आता है आंसर। नहीं आता है तो भी मुझे बताओ कॉमेंट्स में, तो मैं सॉल्व करूँगा, बट आई होप यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, सिंपल था ये। तो ये वेरिएशन तुमको समझ में आ गया होगा। तो हमने सारे वेरिएशंस कर लिए हैं, 4 वेरिएशंस हमने किए हैं। तो जो भी समझा है वो अच्छे से कर लो, नोट डाउन करते चलो। अगर सब कुछ अच्छे से समझ में आया है ये लेक्चर का तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और कुछ डाउट है तो वो भी बिंदास कमेंट में बताओ, डोंट वरी। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।